दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मेरे पास एक ऐसा चमत्कारिक सिक्का है, उस सिक्के से मैं मौसम बदल सकता हूँ, जब चाहूँ तब बारिश कर सकता हूँ और जब चाहे तूफान ला सकता हूँ। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तेरे पास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे 28 सिक्के हैं और उन सिक्कों से पूरी दुनिया बदल सकती है। हम दोनों मिलकर चाहें तो पूरे भारत को रातों रात चमका सकते हैं, पूरे भारत की रातों रात तरक्की कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब वो दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन दोनों की बातें कोई तीसरा व्यक्ति बड़े आराम से इत्मीनान से सुन रहा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी जो गोपनीय बातें हैं वो तीसरा व्यक्ति सुन रहा है। अब तीसरे व्यक्ति लग जाता है उस सिक्के की तलाश में कि काश वो सिक्का मुझे मिल जाए, क्योंकि जब बातचीत का सिलसिला चल रहा था तब पता चलता है कि उस सिक्के की जो कीमत है लगभग 1000 करोड़ रुपए है। अब सोचकर देखिए, किसी व्यक्ति को 1000 करोड़ रुपए एक साथ मिल जाएं तो वो न केवल अपना आपा बदल सकता है बल्कि अपने रिश्तेदार, दूर दराज के लोगों तक को बदल सकता है। तो उस व्यक्ति ने उस सिक्के की तलाश करना शुरू कर देता है और उस तलाश के चक्कर में एक नहीं 2 कत्ल हो जाते हैं, वो भी भयानक कत्ल। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कातिल कौन है और क्यों उसने कत्ल किया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मुस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर है और बुलंदशहर का ही एक देहात कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है अडोली बलीपुरा। दरअसल अडोली और बलीपुरा से एक नहर गुजर रही है, उसकी पटरी के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी और 1 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास राहगीरों की जब उस लाश पर नजर पड़ती है तो लोगों की देखकर हालत खराब होती है, चीख पुकार मच जाती है और देखते देखते ये सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि यह व्यक्ति, जिसका नाम राजीव कुमार गर्ग है, बाप का नाम बालकिशन गर्ग, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, जो कि बुलंदशहर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मपुरी का निवासी है। अब यह व्यक्ति तो गायब था और ये नहीं बल्कि इसके साथ एक और व्यक्ति था, वो भी गायब था। अब पुलिस की सांसें घुट जाती हैं, पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कहीं ऐसा ना हो परिवार के लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो लोगों में हड़कंप मच सकता है और मामला कहीं बिगड़ ना जाए। तो पुलिस ने अब उस दूसरे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो इसका साथी है, यानी कि ये भतीजा था जो मरा हुआ व्यक्ति पुलिस को मिला है और इनके फूफा जी हैं जिनका नाम सुधीर चंद्र, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। अब पुलिस ने बस आनन फानन ही उस दूसरे व्यक्ति को भी आसपास तलाश करना शुरू कर दिया ताकि वो व्यक्ति भी मिल जाए। पुलिस को हालांकि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, शाम हो रही थी, दिन छिप रहा था। आखिरकार 300 मीटर की दूरी पर जाकर एक और लाश मिल जाती है, यानी कि एक आदमी पहले मिल चुका है जो मर चुका है, एक दूसरा आदमी है जो गायब था वो भी मिल चुका है। अब राजीव कुमार गर्ग और सुधीर चंद, ये दोनों की लाशें मिल जाती हैं। पुलिस ने इनकी लाशों को कब्जे में लिया, परिवार वालों से शिनाख्त करवाई और शिनाख्त करने के बाद पता चलता है कि 1 तारीख की शाम को लाश मिलती है और 1 तारीख की सुबह को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी कोतवाली देहात में ही। और एफआईआर दर्ज 177/2024 की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इनको तलाश कर रहे थे। पता नहीं पुलिस को पहले से अंदाजा था कि शायद इनके साथ कोई घटना हो चुकी है। अब पुलिस ने इनके शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर ये जो व्यक्ति था, ये एआरटीओ दफ्तर के पास, बुलंदशहर में ही एआरटीओ दफ्तर है, उसके पास एक जन सेवा केंद्र के नाम से इसने अपना ऑफिस बनाया हुआ था राजीव कुमार गर्ग ने, और इसके फूफा जी भी साथ ही काम किया करते थे। और 31 मार्च 2024 को ये अचानक से लापता हो गया था और घर वालों ने फोन करने की कोशिश की 31 मार्च 2024 को, तो शाम 4:15 इनकी 4:15 के बाद नंबर बंद हो जाता है। अब इनके मिलने वाले जो होते हैं, इनके परिवार के लोग होते हैं, जहां जहां इनका उठना बैठना था, परिवार के लोगों ने अब तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये नहीं आते, रात भर पूरी इनके ढूंढते रहते हैं, तो राजीव के 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पत्नी, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही सुधीर चंद्र, उनकी इकलौती बेटी होती है, उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसको पता चलता है कि पिताजी गायब हो चुके हैं और उनकी लाश मिली है, तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब घर पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। अगले ही दिन घर वालों का, परिवार वालों का गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि उन्होंने बुरा बाजार लगता है बुलंदशहर में, शहर के अंदर ही, वहां जाम लगा दिया। और जैसे ही जाम लगता है तो हजारों की संख्या में वाहन इधर से उधर रुक जाते हैं, लोग, चक्का जाम हो जाता है और व्यापारी लोगों ने फिर ये ऐलान कर दिया कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अब पुलिस लगातार दबाव में आ रही थी। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाती है, वो वाकई अपने आप में बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। दरअसल राजीव गर्ग पर किसी धारदार हथियार से जो वार किए गए थे वो थोड़े बहुत नहीं, लगभग 22 बार वार किए गए थे। और जो सुधीर चंद होते हैं उनको लगभग 14 चाकू मारे गए थे, 14 वार किए गए थे। एक को 22, एक को 14 है, तो इससे ये लग रहा था कि इनकी किसी से बहुत ही गहरी दुश्मनी रही थी। अब पुलिस ने इस गहरी दुश्मनी वाले जो एंगल था उस पर भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। और 2 अप्रैल को पूरे शहर में एक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस ने अब मोबाइल की जब सीडीआर निकलवाते हैं तो मोबाइल की सीडीआर से पता चलता है कि एक चाय वाला है जो कि गंगानगर ट्रांसपोर्ट एक कॉलोनी है, वहीं पर ही एक हाईवे किनारे रहने वाला एक आदमी जो चाय की टपरी उपरी लगाता था, उसके नंबर से फोन किया गया था। अब पुलिस को एक बढ़िया सुराग मिल जाता है, पुलिस एकदम से वहां पहुंचती है। वहां जाने के बाद अब पुलिस ने जो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए
तो एक तो चाय वाला पुलिस ने हिरासत में लिया, साथ ही पुलिस की जांच पड़ताल में आता है कि इस जनसेवा केंद्र पर एक उनका नौकर भी काम किया करता था। नौकर का नाम ऋषभ उर्फ गौरव, जो कि शहर की एक मोहल्ला है देवीपुरा, वहां का रहने वाला होता है। जब पुलिस ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो वो पुलिस के साथ साथ ही था, परिवार के साथ साथ ही था, सबके साथ ही काम कर रहा था, घूम रहा था। उसने कहा, साहब मैं तो ये बात पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास गंगानगर की तरफ से देखिए भाई साहब के पास एक मैसेज आता, संदेश आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गंगानगर की तरफ छोड़ के आ जाओ, मुझे नहर के पास में मुझे छोड़ना था, मैं स्कूटर लेके गया और छोड़ दिया। और इसी बीच में मुझे ये भी आदेश दिया गया था कि फूफा जी को भी लेके आना है, और मैं कुछ देर के बाद फूफा जी को भी ले जाकर वहां छोड़ दिया। जितनी जानकारी थी मैंने पूरी की पूरी जानकारी वो आपसे बता दी है। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है, पुलिस ने जब सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, 31 मार्च 2024 को दिन था रविवार का। रविवार के दिन जनसेवा केंद्र वो बंद रहता है, लेकिन यहीं पर वो थोड़ा सा झूठ बोल जाता है कि उन्होंने जनसेवा केंद्र खोला हुआ था, लेकिन रविवार को कभी जनसेवा केंद्र खुलता नहीं था। इसलिए नौकर पुलिस की अब रडार पर आ जाता है। अब पुलिस ने अपने तरीके से, जो एक तरीका होता है पुलिस का, जो सख्ती से पूछती है, कभी कभी थर्ड डिग्री भी देनी पड़ जाती है। जब इस नौकर से पूछने की कोशिश की, जिसका नाम ऋषभ उर्फ गौरव होता है, तो गौरव ने फिर तोते की तरह जब बोलना शुरू किया है, और ये सच जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के सामने आता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी सच हो सकता है। दरअसल ये लड़का बताता है कि अक्सर ये फूफा और भतीजी की बातें सुना करता था, और वो दोनों बातें क्या करते थे कि अभी 100 करोड़ रुपए के आसपास जो ब्लैक मनी थी, उस ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी करके आए हैं। उनके पास जो जादू है, उनके पास जो तंत्र मंत्र विद्या है, उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास एक ऐसा सिक्का है, उस सिक्के की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। नेपाल सहित कई देशों में बातचीत चल रही है कि कोई उसका अच्छा ग्राहक मिल जाएगा तो उस ग्राहक को वो उसे बेच देंगे, और बेचने के बाद सारी समस्याएं सब कुछ दूर कर सकते हैं। ये बातें नौकर चुपके से सुना करता था। उसे नहीं पता था कि ये जो चल रहा है। साथ ही राजीव को आदत थी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की, उनकी अपनी खुद की भी कई वीडियो थी। उन्होंने अपने उस सिक्के के माध्यम से कुछ ऐसे चमत्कार किए थे, लोग देख रहे हैं, ताजुब कर रहे हैं, आवाज लग रही है कि और तेज बारिश करो, यानी कि सिक्का घुमाया जा रहा है और बारिश तेज होने लगती है, तूफान आने लगता है। वो कहता कि मैं बारिश भी ला सकता हूं, मैं तूफान भी ला सकता हूं, मेरे पास कुछ ऐसा सिक्का है। अब इस नौकर के मन में लालच आ जाता है, वो भी रातों रात करोड़पति बनना चाहता था। और उस नौकर ने अपने एक दोस्त से ही बात की, जिसका दोस्त का नाम, जो कि इसी के मोहल्ले का रहने वाला होता है, जिसका नाम तनु था। तनु से कहता कि एक ऐसा जादुई सिक्का है, वो सिक्का अगर हमें मिल जाए, उसे हम बेचें तो 1000 करोड़ रुपए का, और उस सिक्के से हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो पूरी दुनिया में, उस सिक्के को दिखाओ, उससे उस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही किसी भी धातु को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, यानी कि कोई भी चांदी है तो सोना, सोना है तो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात तनु ने सुनी तो तनु को भी आश्चर्य होता है। वो कहता है कि एक काम करते हैं, इनको बुलाते हैं और उस सिक्के को लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने पहले राजीव को बुलाया और राजीव को अपने साथ स्कूटर पर लेकर गंगानगर की तरफ जाते हैं। दोस्त पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। हालांकि दोस्त के इनके पास फोन पहुंचता है, जो चाय वाले का फोन था, तनु उसका इस्तेमाल करता है। फोन करके कहता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे पास कुछ पैसे, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूं। यानी कि कोई बड़ा लालच दिया था, धोखे से राजीव को बुलवाया गया था। और राजीव जैसे ही वहां पहुंचते हैं, साथ में जिनका नौकर था वो भी था, राजीव बीच में बैठे हुए थे और वो दोनों शातिर अपना काम कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने आसपास चारों तरफ देखा, जब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना उनकी पीठ पर शुरू कर देते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक क्या हालत खराब नहीं हो जाती। स्कूटर फिसलता है, गिर जाते हैं। उसके बाद सीने पर और पेट पर लगभग 22 वार किए जाते हैं, और जब तक मारते रहते हैं जब तक क्या प्राण नहीं निकल जाते। अब कपड़े बदलता है ये जो ऋषभ होता है। कपड़े बदलने के बाद यहाँ से अब उसका मकसद था कि फूफा जी के पास जाए, क्योंकि शायद वो जो सिक्का था वो फूफा जी के ही पास था। वो जाता है और जाने के बाद फूफा जी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे चेहरे पे जो ब्लड लगा हुआ है, खून के धब्बे हैं, क्या मामला है? तो वो रोते हुए कहता है कि फूफा जी जल्दी चलो, क्योंकि जो भैया है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है और आपको चलना चाहिए। वो धोखे से फूफा जी को भी लेके जाता है। मौके पर ले जाने के बाद जब वहां के उनके दृश्य देखते हैं तो फूफा जी भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तनु और ऋषभ ने मिलकर उनको भी मार डाला। उनको लगभग 14 बार उन पर चाकुओं से वार किए थे। उनकी भी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहां से तनु को अपने घर भेज दिया जाता है। और ऋषभ जो होता है, ऋषभ ने आने के बाद सबसे पहले अपना हुलिया बदला, यानी कि दाढ़ी बड़ी हुई थी, दाढ़ी कटवाई, उसने बाल अपने कटवाए ताकि उसकी पहचान ना हो सके, क्योंकि उसे मालूम था कि जिस जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वहां से सीसीटीवी कैमरे उसे देख लेंगे, उसे पहचान लेंगे। जब उसका हुलिया शरीर दिखाया गया तो घर वालों ने पहचान लिया तो ये ऋषभ है। और ऋषभ को पुलिस ने पहले ही दिन पकड़ लिया था। जहां जहां पुलिस जा रही थी वहां वहां ऋषभ भी जा रहा था। लेकिन राजीव और सुधीर के परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है तो परिवार के लोगों ने बार बार पुलिस को एक बात कही कि ये इतना सीधा साधा नौकर है, हमारा बहुत ही वफादार व्यक्ति है, आप इसको छोड़ दीजिए और अपनी जांच को ईमानदारी से करिए, जितनी जल्दी हो सके खुलासा कर दीजिए। और पुलिस ने जब खुलासा किया तो फिर नौकर की जो करतूत थी उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि नौकर इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और दोनों ही कातिलों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की बात की जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके। साथ ही बुरे काम का बुरा नतीजा भी होता है। उन्होंने लालच के बल पर ये करोड़पति बनने के जो ख्वाब देखा था वो शायद ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होगा, वो तो पूरी जिंदगी शायद अब सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, क्योंकि दोनों ही कातिलों की जो उम्र है वो ऐसी होगी 20-22 साल के आसपास। लेकिन जो मरने वालों की उम्र है, एक की 50 साल तो एक की लगभग 70 साल के आसपास है। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि कातिल पुलिस के साथ रहा था, परिवार के साथ रहा था, हर वक्त
कातिल ही कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ये बात पुलिस को बड़े आश्चर्य में डाल रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना